अरे मैं पूछ रहा हूँ, ये आज अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। ये चीज़ें पढ़ने के लिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आना जरूरी है। नई चीज़ कोई नहीं पढ़ा रहा, पुरानी चीज़ें हैं, बस उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है? आपने बिल्कुल डेफिनेशन सही बोली, लेकिन आपने कहा कि एक बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कौन से मोशन भी तो कई तरह का होता है, क्या जिस तरह के मोशन में उसी तरह के मोशन में रहेगी? एक तो ये एक सवाल है मेरा तुमसे। दूसरा कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है? मतलब सर कि बाहर से जैसे अगर मैं जैसे टाइम अपने आप मूव कर रहा है तो अगर मैं इसको मैं नहीं मूव कर रहा, ये अपना चल रहा है तो सर ऐसे ही चलता रहेगा। बात ठीक है तुम्हारी। इनर्शिया क्या होती है बेटा? एक काम करना, घर पे बैठ के कल मैं तुमसे फिर पूछूंगा बहुत अच्छे से लॉज ऑफ मोशन, ठीक है? तीनों लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया क्या होती है, तीनों लॉ ऑफ मोशन ढंग से। ज़्यादा काम नहीं दे रहा, इतना काम दे रहा हूँ मैं, किसी बच्चे से पूछ लूँगा। बैठ जाओ, हमारे काम की चीज़ है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। खुशी, मतलब तुम्हारी लॉ ऑफ मोशन टेस्ट में आ रहा है, उसके बाद अगर तुम्हें प्रिपेयर नहीं है तो फिर इसका मतलब गड़बड़ है मामला। उसमें मतलब जो फोर्स लगने चाहिए ना वो इंटरनली फोर्स लगने चाहिए सारे। और अरे बेटो कौन बताएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन? हाथ ऊपर करो, किसको आता है? एक तो मुझे तसल्ली बख्श जवाब दे दो। गर्मी पड़ रही है मुझे लग रही है, एकदम तेज से हो रही है। हाँ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ मोमेंटम की चेंज होने की जो रेट है वो फोर्स के बराबर होती है। मतलब एक सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज होता है, जैसे फोर्स क्या है सेकंड लॉ में क्या, देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जो जैसी है वैसी पड़ी रहेगी, अगर आप बाहर से कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। इंटरनल फोर्स चाहे जितने लग रहे हैं उस पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमने बाहर से अगर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, अनबैलेंस मतलब ऐसे फोर्स जिनका वेक्टर सम जीरो ना हो। जैसे आपने मान लो किसी बॉडी पे आपने इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, 2 न्यूटन इधर लगाया, 2 न्यूटन इधर लगाया, तो ये कैसा है? एक्सटर्नल ये बैलेंस्ड फोर्स है। ये क्या है? एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स है। एक बॉडी रखी है यहाँ, 10 न्यूटन इसका वेट है, 10 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, आपने इधर 4 न्यूटन लगा दिया, आपने इधर 4 न्यूटन लगा दिया, तो ये बॉडी क्या है? बैलेंस्ड है, जैसी है वैसी रहेगी, कोई अंतर ही नहीं आएगा, क्योंकि आपकी इसमें क्या है ना, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है। लेकिन वही अगर इसको तुम 6 कर दिया तो क्या हुआ? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो कोई बॉडी जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेगी बशर्ते, यही लॉ ऑफ मोशन है बिल्कुल, फर्स्ट लॉ। कोई भी बॉडी जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में रहेगी बशर्ते उस पर बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी स्पीड से चल रही है तो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलती रहेगी, जब तक कि उस पर बाहर से अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स लग सकते हैं, इंटरनल लग सकते हैं, लेकिन कैसा नहीं होना चाहिए? अनबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, अब मस्त एकदम गुनगुनाती हुई जा रही है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ऐसे सीधी चली जा रही है, हम उसको देख रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है? इसके ऊपर नेट फोर्स नहीं है। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स होता तो या तो इसकी स्पीड चेंज होती या इसका डायरेक्शन चेंज होता। फोर्स तो हो सकते हैं इस पे, नेट फोर्स नहीं है। नेट फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो कुछ कर सके, नेट फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो कुछ कर सके। अब ये कुछ कर ही नहीं पा रहा, कोई फोर्स लगे लगते रहे। समझ में आ रही बात? नहीं आई? फोर्स क्या होता है? ऐसी कोशिश जिससे हम कुछ कर सकें। क्या कर सकें? किसी रुकी हुई बॉडी को चला सकें, या चलती हुई बॉडी को रोक सकें, या किसी डायरेक्शन में चलती हुई बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकें, उसे कहते हैं फोर्स। तो फोर्स के बारे में 3 लॉ दिए न्यूटन ने। पहला दिया कि जो जैसा भी है वैसा रहेगा जब तक कि आप उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो पहले लॉ से हमें ये पता चलता है कि किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स है कि नहीं है। अब किसी बॉडी का देखो, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है ऐसे, तो क्या इस पर नेट फोर्स है? हाँ है। इसकी लगातार डायरेक्शन बदल रही है,
भाई इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन है, यानी कोई ना कोई तो है, और हमें पता है यहाँ पर कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ, अब पहली बात तो हुई कि भैया फोर्स है कि नहीं है, फोर्स की डेफिनेशन पता चल गई। अब ये कि फोर्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं, फोर्स कितना होता है, तो उसके लिए कंसेप्ट दिया इन्होंने न्यूटन साहब ने, मोमेंटम। इन्होंने कंसेप्ट दिया मोमेंटम। मोमेंटम होता है बेसिकली एक धुंधला धुंधली सी इसकी डेफिनेशन होती है, जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि अमाउंट ऑफ मोशन बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं, अमाउंट ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट है मोशन का, किसी भी बॉडी के अंदर मोशन का कितना अमाउंट है, उसे बोलते हैं मोमेंटम। जैसे ये फील करने वाली चीज़ है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये पेन तुम्हारे पास आए और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं इसको तुम्हारे ऊपर फेंकूं, तो तुम्हें एहसास होगा कि किसमें मोमेंटम ज़्यादा है। तो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मोशन, गति की मात्रा, उसमें उसका प्रभाव, हाँ स्पीड से कैसे, अरे ले पकड़ पकड़, नहीं सर वो रला मुझे, हाँ सर एक कोड है, समझ गया। वो जो तुम बोल रहे हो वो रफ्तार है, वो रफ्तार है कि कोई कितनी देर में कितनी दूर चल रहा है, वो रफ्तार है। तो मोमेंटम बात आ गई। तो फोर्स को कैसे डिफाइन किया गया, यहाँ से अपने काम की चीज़, यहाँ से अपना टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है, एनएलएम से, सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ क्या है, देखो ध्यान से सुनना। सेकंड लॉ क्या दिया था उन्होंने, न्यूटन साहब ने, अकॉर्डिंग टू, साथ के साथ लिखते चलो, आसान है अगर तुम्हें लॉ ऑफ मोशन याद है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम with respect to time, with respect to time is equals to force, is equals to force। कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी का एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं फोर्स। जैसे 2 रुपये किलो धनिया, 1 किलो धनिए का रेट 2 रुपये किलो, तो हम बोलेंगे भाव है धनिए का। भाव की डेफिनेशन क्या है भाई, कि सब्जी है, सब्जी के भाव की डेफिनेशन क्या है कि भैया 1 किलो कितने का देगा ये बता दें, उसे कहते हैं भाव। ऐसे ही 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज होगा, उसे कहते हैं फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू dp बाई dt। dp का मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, और dt का मतलब टाइम इंटरवल, जितनी देर में मोमेंटम चेंज हुआ, जितनी देर में मोमेंटम चेंज हुआ। हाँ जी। अब देखो कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको बोलते हैं COLM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब COLM क्या कहता है, सोचो। अब मैं तो बिल्कुल सिंपल, तुम्हारे को होगी, ये समझ लो कि बस इतनी थ्योरी है, खत्म, उसके बाद कुछ है ही नहीं। सोचो, इफ, सोचो इफ का मतलब क्या हुआ, शर्त लगा दी कोई। इसका मतलब क्या हुआ, कोई शर्त लगा दी कि यदि कुछ होगा तब की ही कंडीशन है ये, हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। लेकिन इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0, इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0, तो dp बाई dt इक्वल्स टू 0, तो dp इक्वल्स टू 0, और dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 0। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू
इसका मतलब m1v1 इक्वल्स टू m2v2। बोलो, अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तुम इसको मारो तुम इसको मारो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे करें, मैं इस प्लेटफॉर्म पे कितना भी उछल कूद मचा लूँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मैं इसको कहीं नहीं ले जा सकता। समझ गए? अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो भाई तुम अपनी चेयर पे बैठ के अपने आप को उठा के दिखा दो। मोमेंटम चेंज कर ही नहीं सकते आप। चेयर पे बैठे बैठे उठा के दिखा दो अपने आप को, क्योंकि जितना फोर्स आपने चेयर पे लगाओगे चेयर आप पे लगा देगी। टोटल बॉडी पे नेट फोर्स तो क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है? भाई तुम बस में बैठे हो, तुम इस पे कितना ही फोर्स लगा दो, ऐसा नहीं कि बस इधर चल देगी। भाई हो तो तुम बस के ही बच्चे, तुमने इस पे लगाया तो बस पे इधर फोर्स लगा, फिर इस थर्ड लॉ की वजह से इसने इस पे लगाया, इधर फोर्स लगा, तो नेट फोर्स बस पे तो 0 हो गया। हाँ, तुम पे चेंज हो सकता है आपस में, इंटरनल फोर्सेस में अप्लाइड। तो वो COLM क्या है? इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इक्वल्स टू 0 then total momentum of the system remains conserved. Total momentum of the system remains conserved both in magnitude and in direction. यानी कि टोटल जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आई बात? इतनी थ्योरी है बस इसमें। COLM इफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा कब होगा? तभी होगा जब सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स 0 हो। ठीक है ना? इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम becomes 0 then total momentum of the system remains same. Then total momentum of the system remains same. तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या रहता है? remains same both in magnitude and direction. This is called as law of conservation of linear momentum. शॉर्ट नोट पहले एक लेक्चर बना लेंगे, यही बना लेंगे अपनी। भाई अब देखो शॉर्ट नोट से कैसे बनेंगे, अब अपने को पता है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली हैं, तुम्हारे को सब पता है अब क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें काम आती हैं। बस वही उन्हीं चीज़ों को एक कॉपी में लिख लेना, शॉर्ट नोट्स कहलाता है। अब ये स्टेटमेंट ऐसे लिखना शॉर्ट नोट्स नहीं कहलाता। शॉर्ट नोट्स में भी सिर्फ इतना आएगा, ये सेकंड लॉ और इफ ये तो ये शॉर्ट नोट्स बनता है। बस इतना सब नहीं लिखा जाता उसमें, क्योंकि कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया। अब चीज़ें हमें बस ये कि मेमोरी के लिए याद रखनी है। जैसे वर्क डन में अगर हम शॉर्ट नोट्स की बात करें तो हम लिखेंगे पहला F.S F(s) cos थीटा इक्वल्स टू Fx Sx प्लस Fy Sy। ये वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव 0, थीटा 90 से इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर 0। वर्क डन भाई दो तरह की फोर्स हैं, रिजल्टेंट एक्सटर्नल इंटरनल। इंटरनल फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला एक्सटर्नल फोर्स टोटल चेंज इन एनर्जी, रिजल्टेंट फोर्स टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे करके स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। पार्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकती है। इस तरह की चीज़ें। चेन को उठाएंगे तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाएंगे, ये लिख लेंगे, ऐसे बनेंगे सब। हो गया रफ? नहीं हो गया नोट? हाँ कर लो, आराम से कर लो।
ये मोमेंटम वगैरह ये चीज़ें याद हैं आपको थोड़ी थोड़ी? मिटा दूं? हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कैसे है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे? गन, गन है, बुलेट, कभी गन चलते हुए देखी हो तो ऐसे होता है, जैसे गन चला रहे हैं ये ऐसे आता है, हाथ पीछे आता है, नहीं आता है? ये बुलेट गई आगे v वेलोसिटी से, गन अब बोल रहा है ए बुलेट, ए गन of mass m fires a bullet of mass m by velocity v, by velocity v। तो गन भी तो चलती है, गन भी तो मोशन करती है, नहीं करती? अरे तोप चलती तो नहीं है, तोप एकदम पीछे आती है, तोप चलने के बाद देखा नहीं तुमने? फाइंड वेलोसिटी ऑफ गन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ गन। अब सुनना, पिस्टन है, पिस्टन खींच रही है, ये बुलेट है, ये पिस्टन खींच रही है, ठीक है? पिस्टन ने लगाया फोर्स बुलेट पे, बुलेट ने लगाया पिस्टन पे, सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ? जीरो। Here, external force on system becomes equals to zero। गन ने बुलेट पे लगाया, बुलेट ने गन पे लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अच्छा, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना था? जीरो। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना था? जीरो। इसको मैडम उस पर लगा दिया करो, फ्लाइट मोड पे। गोली चलने से पहले कितना मोमेंटम था? जीरो। तो गोली चलने के बाद भी टोटल मोमेंटम कितना रहना चाहिए? जीरो। अच्छा, टोटल मोमेंटम किसका? बुलेट का प्लस गन का, दोनों का मिला के क्या होना चाहिए? जीरो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी, गन का मास, गन की वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ गन। mv equals to minus mv, velocity of gun minus mv upon m। what does indicate this negative sign? अपोजिट डायरेक्शन। लॉजिकल बात करें, टोटल मोमेंटम कितना था? अब लॉजिकल समझना, लॉजिकल समझना। टोटल मोमेंटम कितना था? जीरो। फाइनल भी कितना होना चाहिए? जीरो। बंदूक की गोली भागी आगे किसी मोमेंटम से, उसने कहा तू इधर जा रही है, बंदूक ने कहा देख टोटल मोमेंटम हमें जीरो करना है, तू कितने मोमेंटम से जा रही है? बोले मैं इतने से। बोले मैं भी इतने से पीछे जाती हूँ। नहीं ये बात समझ में? तो दोनों का मोमेंटम क्या रहा? सेम। तो दोनों का मोमेंटम सेम रहा, मतलब मास इनटू वेलोसिटी क्या रहा? सेम। इसका मतलब वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी। अगर मोमेंटम सेम है दो बॉडीज का, अगर दो बॉडीज का मोमेंटम सेम है
तो एम वी इज इक्वल टू सेम रहना चाहिए, यानी कि अगर हम एम को बढ़ाएंगे तो वी घटेगा और वी को बढ़ाएंगे तो एम घटना चाहिए, तभी तो सेम आएगा। तो हल्की बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा, भारी वेलोसिटी की बॉडी भारी बॉडी की वेलोसिटी कम, इसीलिए गन की स्पीड क्या होती है, कम होती है। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में यार, थोड़ा जोश दिलाया करो सर, मज़ा आ गया। नहीं तो और मैं बहुत बुरा पढ़ाने लग जाऊँगा, ध्यान रखना। खुश हुआ करो, ऐसे कृतज्ञ हो जाया करो एकदम। अरे भाई इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इम्पल्स तो पढ़ लिया होगा। वो वाले क्वेश्चन भी सर एरोप्लेन वाले बता दीजिए। चल मैं तो फोर्स करने वाला फॉर्मूला है ना, dm/dt × v, वो भी आप ही बता के गए। मैं कुछ कह रहा था क्या? क्वेश्चन ये बात समझ में आ गया, ये सवाल जेहन में उतर गया, सच्ची मुच्ची ओके। कौन कह रहा था नहीं मिटाना? हम क्या पढ़ा रहे हैं और हम क्या पढ़ा रहे हैं और स्पेसिफिक बता। अरे रास्ते से भटकी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे किस किस तरह के सवाल आते हैं। देखो ये नाव है, दिस इज नाव, नाव का मास m, नाव का मास m, नाव इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, नाव मतलब पानी पे खड़ी है। ही इज ए बॉय, हिज मास इज m, he starts running with velocity v along the now. So हाँ नाव है, नाव पे चल के जा रहा है ऐसे। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन ऑफ वाटर एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ नहीं। तो ये लड़का खड़ा हुआ है पानी में आराम से, अब इसने चलना शुरू किया तो कायदे से इसका मोमेंटम आगे तो नाव का मोमेंटम पीछे होना चाहिए। अगर ये लड़का आगे जाएगा तो नाव को पीछे आना पड़ेगा। क्यों जी? एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, यही नाव पे लगा है, नाव इस पे लगा रही है, तो ये नाव पे लगा है तो नाव पीछे आ रही है, नाव इस पे लगा रही है, ये आगे जा रहा है। यही तो हो रहा है। ये नाव की सरफेस को ऐसे धक्का दे रहा है पीछे, तो नाव पे फोर्स लगा पीछे और खुद पे लगा आगे। तो वही क्वेश्चन है कि नाव कितनी वेलोसिटी से पीछे आएगी। समझ गए? लगभग सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? नाव कितनी वेलोसिटी, बस इसमें क्या है कि इसमें यात्री उसी पे गाड़ी पे ही चल रहा है सीधा। नाव कितनी वेलोसिटी से पीछे आनी चाहिए। अच्छा इन जनरल तुम कहोगे सर तुम भी तो चल रहे हो, जी क्यों नहीं पीछे आ रहा? अभी फ्रिक्शन विक्शन लग रहा है यार इस पे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो देखो ट्रेडमिल पे कैसे भागते हैं, फिर नहीं जाता पीछे, वो चलता नहीं चलता है। अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो नहीं चल पाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो सीधी सी बातें देखो हेयर, मैं नहीं इसमें कुछ बात बतानी है, सेम ही क्वेश्चन होता तो फिर क्यों कराता। हेयर एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, तुम धक्का नहीं देने नहीं आ रहे कि भैया लल्लू अयो ने खींची, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना था? ऐसे खड़ा हुआ है स्टाइल मार के, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना? 0। तो टोटल फाइनल भी क्या होना चाहिए?
अच्छा, इस फॉर्मूले में मैंने एक गलती करी है, कौन पहचानेगा? नहीं, नेगेटिव का, वो नेगेटिव तो बाद में आएगा ना। हाँ भाई, लड़का जाएगा आगे, लड़का जाएगा आगे तो मोमेंटम उसका हुआ mv, लेकिन नाव जब आएगी पीछे तो अकेली नाव नहीं आएगी, नाव के साथ साथ लड़का भी आएगा। ये हुई ना बात। तो टोटल आगे का मोमेंटम बराबर टोटल पीछे का मोमेंटम, तो m प्लस m v इक्वल्स टू mv। बोलो। तो नाव की वेलोसिटी mv अपॉन m प्लस m। अब ये कंडीशन कई बार मैच कर सकती है। ऐसी सेम कंडीशन में क्वेश्चन हो सकता है, गुब्बारा लटका हुआ, गुब्बारे पे आदमी ऊपर चढ़ रहा होगा, ये भी हो सकता है। हॉट एयर बैलून होता है ना, उस पर चढ़ रहा होगा बंदा, चढ़ता हुआ क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। ट्रेडमिल पे चलने वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें एक स्पेशल केस है, 2-3 ध्यान से देख लो। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि लड़का आगे जाएगा, नाव पीछे आएगी, और नाव पीछे आएगी तो नाव अकेली पीछे नहीं आएगी, लड़के भी तो नाव के ऊपर चढ़ा हुआ है। भाई लड़का तो कूद कूद के खुद अकेले जा रहा है आगे, लेकिन नाव अगर पीछे आ रही तो नाव तो लड़के को साथ ही लेके आएगी ना। अरे अच्छा, देखो, इफ लड़के का मास एंड मास का नाव का मास इज सेम, ये भाई सब माइनस लगा दो जरा यार, ऐसे मत किया करो। सो v इज इक्वल टू माइनस mv अपॉन 2m फर्स्ट केस, समझ ही गए होगे। सेकंड केस, यदि नाव बहुत भारी है लड़के के मास के कंपैरिजन में, लड़के का मास है 10, 20, 50, 60 किलोग्राम और नाव का मास है 1000, 2000 किलोग्राम, इन जनरल जैसा होता है। सो v इज इक्वल टू माइनस mv। अब 10-20 हज़ार किलो में 10-20, 50 जोड़े ना जोड़े कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 आध रुपये दे दे यार, क्या अंतर पड़ रहा है? 1 आध रुपये ले ले, मैं ना तो 1 आध रुपये यार मेरे को देने से कोई अंतर होना है, मुझे चाहिए भी नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m प्लस m इक्वलेंट टू केवल m। अगर नाव का मास बहुत ज़्यादा है, 10-50 हज़ार किलो की नाव है, तो नाव में लड़के का मास जोड़ूँ ना जोड़ूँ कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या कैलकुलेशन में? नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। और अगर लड़के का मास ही नाव से, मान लो बहुत पतली सी चादर है, वो कोई शीट है, मान लो बहुत हल्की शीट है, उस पे चल रहा है, वो बहुत हल्की शीट है, तो मैंने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी भाई साहब, मैंने गड़बड़ कर दी। इसके आगे तो एक और रह गया अभी तो। अच्छा, अब आप देखो ये मास इस मास के कंपेयर, एक तो ये हो गया m प्लस m को हमने m लिख दिया। अब देखो ये वाला मास लड़के के मास से बहुत ज़्यादा है, तो लड़के का मास बहुत कम है, इससे अगर डिवाइड देंगे तो क्या ये लगभग 0 नहीं आ जाएगा? बोलो भाई, 1 में 10 लाख से डिवाइड दे दो, क्या आंसर मतलब कोई बात है कोई? 0.000001। तो जब ये m बहुत कम है और m से डिवाइड दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर बहुत भारी नाव है ना, तो लड़का जिस मोमेंटम से आगे जाएगा, नाव की वेलोसिटी पीछे की तरफ लगभग क्या होगी? 0। नाव की वेलोसिटी लगभग क्या होगी? पीछे की तरफ 0, बशर्ते जब नाव का मास लड़के के मास से बहुत ज़्यादा है, मतलब लड़के का मास नाव के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तब बेटा। थर्ड केस, अब अगर जिस पे वो चल रहा है सरफेस पे, उसका मास लड़के के मास के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तो देखो v इज इक्वल टू माइनस mv। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं,
m प्लस m को m लिख सकते हैं फिर, तो v इज इक्वल टू माइनस एम वी, m प्लस m को क्या लिख सकते हैं, जितनी स्पीड से लड़का आगे जाएगा उतनी स्पीड से शीट पीछे जाएगी। तो सर गिर नहीं जाएगा वो? गिर नहीं जाएगा? है गिरेगा नहीं? और गिरेगा, जब गिरेगा वो अलग बात। फिलहाल चलना उसने शुरू किया और उसका मास नेग्लिजिबल है, तो जितनी स्पीड से वो आगे बढ़ेगा उतनी स्पीड से पीछे जाएगी वो। समझ गए? यस सर। डायरेक्शन के लिए, सिर्फ डायरेक्शन में है नहीं। हाँ कैलकुलेशन नहीं, माइनस साइन तो ये बता रहा है बस, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तुम कैलकुलेशन करते समय ऐसे लिख दो कि भैया इसका मोमेंटम बराबर इसका मोमेंटम, रख दो आ जाए। ऑप्शन में दे रहा था वो, एक माइनस है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा फिर। तो फिर क्या करना है? अरे जो करना होगा भी करेंगे ना आगे शीट में, क्या टेंशन ले रहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आगे की क्वेश्चन आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब ये बात मुद्दा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, मुद्दे एक बार में क्लियर नहीं होते, बार बार क्लियर करने पड़ते हैं, रिवीजन 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 पढ़ने पड़ते हैं। आगे से हमेशा ध्यान रखना, अगर सेलेक्ट होना है तो सीधा बात है भाई साहब, अगर किसी सब्जेक्ट का टेस्ट है, एक चैप्टर जो तुम पढ़ चुके हो पहले, वो रिवीजन में अगर पेपर टेस्ट में आ रहा है, भले ही आपने हल्का ही पढ़ा हो, आपको 20% ही आता हो जब पहली बार पढ़ा था, दोबारा अगर टेस्ट में वो आ रहा है तो कम से कम उतना याद आपको रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। जितना मैंने पढ़ाया आज आपको, जितना समझ में आया, मैं नहीं कह रहा कि पूरा समझ में आ जाए एक बार में, भाई 50-60% भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब ये चीज़ कभी भी आपसे पूछी जाए आपके प्रिपरेशन की ड्यूरिंग, तो जितना आपको इस समझ में आया है ना, इतना ही आपके अगर प्रशिष्ट बना रहे कम से कम, तो सिलेक्शन की उम्मीद करी जा सकती है। लेकिन अपन क्या है ना कि वो फिर मतलब आपको मेंटेन करके रखना है इसको, मेरा ऐसा ही रहे टॉपिक। कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए? 2। तीसरा देखो, अगले साल ना इनको ये बोर्ड चेंज कर देंगे यार, चौक वाले ही लगाएंगे, इरिटेशन होती है। अब मेरे को पढ़ाते समय जैसे कहीं इरिटेशन होती है कहीं ना देखो तो मेरे को बहुत तेज गुस्सा आती है। देखो स्मार्ट बोर्ड भी लगाएंगे, चिंता क्यों करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बात पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से मैं, एक बॉम्ब रखा हुआ है यहाँ पर, हाँ और क्या, फटेगा तो ही। एक बॉम्ब रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ बताना वो मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मैंने एक घटना बताई आपको कि सारे एक बॉम्ब रखा हुआ था, हमने कहा कि ये बॉम्ब 2 टुकड़ों में फट गया, ये बॉम्ब 2 टुकड़ों में फट गया। वो थोड़ी बता रहा हूं मैं। तो एक आदमी ने वर्णन किया, एक बॉम्ब रखा था, मैंने देखा उससे भाई साहब एक टुकड़ा तो ऐसे गया किसी वेलोसिटी से और एक टुकड़ा ऐसे गया किसी वेलोसिटी से। एक आदमी ने ये वर्णन किया, एक आदमी ने कहा नहीं एक टुकड़ा ऐसे गया था, एक टुकड़ा ऐसे गया था। तीसरे आदमी ने कहा नहीं एक टुकड़ा ऐसे गया था, एक टुकड़ा ऐसे गया था। चौथे ने कहा नहीं एक टुकड़ा ऐसे गया था, एक टुकड़ा ऐसे गया था। एक ने कहा नहीं
एक टुकड़ा ऐसे गया, एक टुकड़ा ऐसे गया और एक टुकड़ा ऐसे गया। उन्होंने 3 टुकड़े हुए थे। आप बताओ इसमें कौन सी कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन नॉट बी, तभी तो पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन नॉट बी वैलिड? अच्छा, ए वैलिड है क्या? ए वैलिड है। बी वैलिड है क्या? सी वैलिड है क्या? सी वैलिड नहीं है। डी वैलिड है? ई वैलिड है? केवल सी वैलिड नहीं है। है? अच्छा, अब एक बार फिर सोचो। हाँ, अब मैं तुम्हें सोचने का आधार देता हूं एक। सोचो, बॉम्ब के फटने से पहले इनिशियल मोमेंटम 0, तो बॉम्ब के फटने के बाद भी टोटल मोमेंटम कितना होना चाहिए? 0। अब सोचो। अब बताओ। इस केस में नेट मूवमेंट देखो, इनिशियल मोमेंटम 0 था, बॉम्ब फटा, बॉम्ब फटने के बाद इस केस में नेट मोमेंटम किधर आ रहा है? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना, इस टुकड़े का इधर, इस टुकड़े, तो नेट मोमेंटम इधर आ रहा है जो कि 0 नहीं है। नेट मोमेंटम इधर आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? नेट फाइनल मोमेंटम 0। ये केस पॉसिबल। इसमें नेट मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा, इसका मोमेंटम इधर, इसका इधर, तो नेट मोमेंटम बीच में, तो ये केस भी पॉसिबल। हाँ, ये केस पॉसिबल है कि भाई जितना मोमेंटम इधर उतना ही मोमेंटम इधर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मिला के क्या हो सकता है? 0। क्या इसमें 0 हो सकता है? क्या ये केस वैलिड हो सकता है? यस। क्या ये केस वैलिड हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें नेट मोमेंटम इधर आ रहा है भाई साहब, ऐसा पॉसिबल। इसमें इन दोनों का नेट मोमेंटम तो इधर आ रहा है और इसका मोमेंटम इधर, क्या इन दोनों का मिला के 0 हो सकता है? हाँ, इसका और इसका अगर इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, तो इसका टोटल मोमेंटम क्या हो सकता है? 0। तो ये केस भी वैलिड है। समझ आई क्या बात? पक्का? सच्ची? कौन से एंगल? कहाँ एंगल? कोई भी, कहीं भी हो, इनके नेट मोमेंटम के अगेंस्ट अगर तीसरा टुकड़ा है, तो पॉसिबिलिटी ये कि दोनों भाई एक का, उसका इधर प्लस का 10 मान लो, उसका इधर माइनस का 10 मान लो, नोट मिला के 0 हो जाएगा। एंगल से क्या फर्क पड़ रहा है? मैं बेटा फंस जाएगी इसमें। एंगल पे कौन सा एंगल देखना पता मेरे को? हमें है बराबर हो नहीं हो, मैं तो कह रहा हूं इसका ये टुकड़ा ज्यादा है, मान लो इसका ऐसे आया, मतलब एक पॉसिबिलिटी तो है ना कि इनका मोमेंटम इनके बीच में ही कहीं होगा। इनका अभी वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है भाई इसका मोमेंटम इधर हो जाए और ये टुकड़ा थोड़ा इधर हो जाए, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं। इसमें तो कहीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि नेट मोमेंटम 0 हो जाए। इसमें हो सकता है इस तरह, ये इसको इधर कर लो, हाँ बेटा इसको इधर कर लो। बोले सर ये वाला एंगल कम, हाँ कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटी तो है कि भाई एक टुकड़ा नेट मोमेंटम उस तरफ है, एक का नेट मोमेंटम इस तरफ है, कहीं ना कहीं वो इक्वल हो सकते हैं। तो मुद्दा क्या सीखने को मिल रहा है कि इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल 0 होना चाहिए। तो अगर एक बॉडी इधर भागी तो दूसरी बॉडी उतने ही मोमेंटम से इधर भागेगी। अब उसका मास कम है तो वो ज़्यादा तेज भागेगी, मास ज़्यादा है तो धीरे भागेगी। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जांपल नहीं करा रहा अभी मैं, ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट आएगा, इसको समझना। अभी तो एग्जांपल करने के लिए अभी मैं 4 किलो का बॉम्ब का मास दे दूंगा, कहूँगा 1 किलो का टुकड़ा इधर गया इतनी वेलोसिटी से, तो बताओ 3 किलो मास की वेलोसिटी कितनी होगी? इक्वल रख देंगे उनको? अरे यार
कितने के सवाल हो गए? चौथी तरह का सवाल देखो कैसा आता है, और कैसा सवाल बनता है देखना। चलो मैं कर ही देता हूँ। ये 4 किलो का बॉम्ब है, ठीक है, इसमें से mkg ले लेता हूँ मैं। m/4 का टुकड़ा v वेलोसिटी से इधर भागा, ठीक है। इट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। एक m/4 तो दूसरा कौन सा होगा? 3m/4। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की वेलोसिटी बताओ। आ गया मेरे तो आंसर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है। इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। फाइनल भी क्या होना चाहिए कविता? 0। फाइनल किस किस का? इसका और उसका। इसका कितना? m/4v। दूसरा वाला कौन होगा? 3m/4v। ये मिला के क्या होना चाहिए? 0। अरे 3m/4v माइनस m/4v, m/4v इक्वल्स टू माइनस v/3 इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फर्स्ट पार्ट। समझ में आ गया ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब इसके v पूछ लिया, अब काइनेटिक एनर्जी पूछे तो बता दोगे ना? है ना? काइनेटिक एनर्जी तो दोनों की बताइए। v निकाल लिया तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो ना। एक m मास का टुकड़ा इधर आया v वेलोसिटी से, एक m मास का टुकड़ा यूं आया v वेलोसिटी से, ठीक है। एक टुकड़ा ऐसे आ रहा था v वेलोसिटी से m मास का, एक टुकड़ा ऐसे आ रहा था v वेलोसिटी का। दोनों टकरा गए, दोनों जुड़ गए। इसकी वेलोसिटी बताइए कितनी होगी? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। चलो बता, देख बात को ध्यान से सुनना। एक m मास का टुकड़ा v वेलोसिटी से x एक्सिस में जा रहा था। मैंने एक्सिस बोला है तो ध्यान रखना, वेक्टर आई कैप जे कैप में निकालना ना सर। ऐसे आ रहा है, एक y एक्सिस में ऐसे आ रहा है v वेलोसिटी से, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों टकराए, खट जुड़ गए, एक दूसरे से स्टिक कर गए। अब इनकी कंबाइंड वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा। नहीं मैं बताऊंगा, नहीं मैं तुमसे थोड़ी करवा रहा हूँ, अभी तो मैं बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। गलती हो गई, मैं भूल गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो इसको कैसे करेंगे। टाइम कितना बचा अपने पास बालकों? अरे बहुत है, आधा घंटे में इसके पूरे बेसिक्स ही खत्म हो जाएंगे। फिर क्वेश्चंस के लिए मैं तुम्हें दे दूंगा शीट, मैं नहीं बताऊंगा बच्चों की तरह, फिर मैं डिस्कशन अच्छे से करा दूंगा। जैसे पहले वाले में क्वेश्चन अच्छे से कराए थे, डिस्कशन अच्छे से नहीं कराया। भाई मैं तो सब बता रहा हूँ, अब तुम प्रैक्टिस करो उस पर। क्यों जी? अच्छा, बात किसकी हो रही है? टक्कर होने से जस्ट पहले की और टक्कर होने के जस्ट। भाई इनिशियल मोमेंटम के क्या है? होने से जस्ट पहले और होने के जस्ट। तो टक्कर होने से जस्ट पहले, अच्छा एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा, तुम जाके नहीं उसको थपड़े आ रहे कहते अरे इधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम शुड भी क्या रहना चाहिए? टोटल। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का। अब तो दोनों पार्टिकल चल रहे हैं ना, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम देखो कितना होगा। इसका होगा mv i कैप, अरे उसका होगा mv j कैप। ये हो गया हमारा टोटल इनिशियल मोमेंटम। टोटल फाइनल मोमेंटम
दोनों स्टिक कर गए तो मास कितना हो गया 2m। मान लो उसकी वेलोसिटी क्या है v, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में निकालनी है, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो मैं लिख सकता हूँ 2mv इक्वल्स टू mvi कैप प्लस mvj कैप और v इक्वल्स टू mvi कैप अपॉन 2m, mvj कैप अपॉन 2m, m वेलोसिटी v बाई 2 i कैप v बाई 2 j कैप। अब कोई इसका तुमसे मैग्नीट्यूड पूछे तो लपक के मैग्नीट्यूड बता दो उसका, दो डंडे लगाओ खींच के, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ, क्या ये याद है बातें? सच्ची? विद्या कसम? अरे वाह, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। वो जो टुकड़ा बनेगा 2m मास का, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी v/√2। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? कितना है v/2 i कैप, कहाँ है v/2 i कैप v/2 j कैप? अरे यार, ये v/2 है, ये v/2 है, खुद ही बताओ यार कैसी बात करते हो यार तुम लोग। नहीं आई बात समझ में? अरे tan थीटा निकाल लो, कोफिशिएंट ऑफ j कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ i कैप। tan थीटा कोफिशिएंट ऑफ j कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ i कैप, tan 1। थीटे की वैल्यू कितनी आई? 45 डिग्री। ये थीटा कहाँ से मेजर करते हैं? फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओ निकाल तो लिया। 2v² अपॉन 4 आया था, तो वो बाहर भी तो निकल सकते थे, v²/4 बाहर निकला दे। तो निकाल के अगर इसके अलावा कोई आंसर आए तो मुझे बता देना। कर ले, मैं कब मना कर रहा हूँ। मतलब ऐसे सॉल्व करेंगे सर, एक काम करो, इसको कॉमन ले लो उसमें। v²/4 + 1 + 1। अरे आसान है क्या ऐसे सवाल? सच्ची? अच्छा, जब तक आप करा रहे हो तब तक सब आसान रहता है, उसके बाद एक्चुअली क्या है ना, मैं जैसे तो कंसेप्ट बता रहा हूँ, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है तुम्हारे सामने प्रैक्टिकली, क्या क्या नई तरह की, उसमें तुम्हें दिमाग ये लगाना होता है। तो टीचर क्या करता है ना, आपको वो सिखाता है कि बेटा उस प्रॉब्लम में मैंने ये समझाया था ना, अब इसको अप्लाई करना सीखो, क्योंकि यही कंसेप्ट है। अब इसकी नई अब कहेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन टकरा गए, अब तुम्हारे हालत खराब हो, सर उसका तो मास ही नहीं पता हमें तो प्रोटॉन का कितना होता है। अरे मेरे खुद भूल जाता हूँ यार, अभी मुझे को याद है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, किलोग्राम 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब इससे इसकी काइनेटिक एनर्जी, वो तुम जो क्वेश्चन बोलते सर उसमें ये कहता था कि बम फट गया तो काइनेटिक एनर्जी बता, तो आप निकाल सकते हो ना उसमें काइनेटिक एनर्जी। अच्छा कुछ भी हो, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो तो मोमेंटम कंजर्व रहता ही रहता है।
लेकिन काइनेटिक अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो तो मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, तो आगे भी कोई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी दोनों लगेंगे। है भारती मैडम के पास? हाँ, है कोई बच्चे एब्सेंट हो तो उसमें से देख ले, पढ़ ले। बस शुभ शुभ बोलो यार, तुम क्या फालतू। कितने सवाल हो गए? कितने सवाल हो गए? डाटा चलो उल्टे सीधे ले लेते हैं। एक बॉम्ब है, एक बॉम्ब है, इसका 4 2 4 8 14 kg इसका मास है। ये बॉम्ब 3 टुकड़ों में फटा, ये बॉम्ब 3 टुकड़ों में फटा। पहला टुकड़ा 2 किलो का, ठीक है, इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। दूसरा टुकड़ा 4 kg का, इसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड। तीसरा टुकड़ा 8 kg का, इसकी स्पीड कितनी होगी? या पूछ लेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। 3 टुकड़ों में फटा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इस टुकड़े की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है नीट का, कम से कम यही कंसेप्ट, कम से कम नहीं तो 10 से मतलब पिछले अगर मैं 20 साल की बात करूं तो कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है घुमा फिरा के इस तरह का। मतलब बिल्कुल यही, एक टुकड़ा हुआ 3 में फटेगा या 2 में फटेगा, एक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, दूसरे के में नहीं मिलेगी। देखो तुम्हें लाइन से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के। मैंने एनएलएम की शीट आज इसीलिए दी थी कि उसमें ये कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन थे। तो क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, इसकी स्पीड यार रखा हुआ था। डाटा चेंज करूंगा मैं, थोड़ा आसान कर दूं डाटा। अरे ठीक है यार, क्या आसान आसान करना, रूट वूट में ही आई आंसर उसी में बता दी ना, एग्जैक्ट मत बताना। कंसेप्ट सीखो, मतलब बात ये है। टाइम कितना बचा? 20 मिनट है। मेरा भारती मैडम से मोबाइल लेके आया, उसमें 1-2 क्वेश्चन थे। जो भी हो पता नहीं।
वही ना कि सोचे समझे वो डाटा हो तो फिर उससे ये पता रहता है। देखो भाई है हाँ, स्पीड निकाल लोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो आई गई। स्पीड ज़्यादा आ रही है। नहीं, 4 नहीं आ रही। अरे देखो, टोटल इनिशियल मोमेंटम 0, टोटल फाइनल भी क्या होना चाहिए 0। इसका कितना 320, इसका कितना 200। अरे यार देखना जरा भाई, टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 और इसका अच्छा जितना इन दोनों का होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका मोमेंटम होगा। जितना इन दोनों का होगा उतना ही मोमेंटम इस वाले टुकड़े का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसका मोमेंटम कितना हो गया -320 जे कैप -200 आई कैप, यानी इसका मोमेंटम कितना हो गया 320 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। ये मोमेंटम होगा किसका 8 kg वाले टुकड़े का। मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ से निकालेंगे v। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे यही तो किया होगा। कितने साल हो गए? दिस इज ए बैग filled with sand and hanging by a thread on a rigid support। ठीक है। The mass of this bag is m. If we fires a bullet of mass m with a velocity v and this bullet is thusing in this after striking, find the velocity of combined bag है। चलो सवाल समझना। एक बैग लटका हुआ है छत से, यहाँ से तुमने उसको ऐसे करके फायर किया डिस्के, तो जैसे ही वो इससे टकराई बंदूक की गोली इसके अंदर घुस गई बैग में। उसके बाहर निकल गई? नहीं बाहर नहीं निकली, इसी के अंदर रह गई, धस गई। बताओ ये बैग कितनी वेलोसिटी से, हाँ अब ये बैग कितनी वेलोसिटी से इसे जाएगा? ये v की वैल्यू बतानी है आपको। बड़ा m छोटा m और v के टर्म्स में बताना आंसर है। पता नहीं, मेरे को नहीं पता। भाई देख के बताता हूँ क्या है इसका। कितना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्या है? कौन सा m ऊपर है? ठीक है ठीक है। ये सबका आ गया कि मैं बताऊं? मैं बता दूं? अरे मैं बता ही देता हूं। मैं बहुत से होंगे बेचारे शर्मीले, इसने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर लगाया, हमें नहीं पता, बाहर से कोई लगाने नहीं आया। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इक्वल्स टू 0। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल कितना था? केवल अकेली बुलेट चल रही थी और कोई नहीं चल रहा था। कितना मोमेंटम था इसका? mv। फाइनल में क्या हुआ? अब ये बुलेट इसमें धस गई, अब कौन चल रहा है? ये बैग विद बुलेट। तो इसका मोमेंटम m प्लस m v। ठीक है।
और v इक्वल्स टू एम वी अपॉन एम प्लस एम। इन द अबव क्वेश्चन find the height, in the above question find the height up to which find the height up to which the bag reaches। अब भाई ऐसे ही टकराएगा, ऐसे ही टकराएगा ये, तो बंदूक की इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड मिलेगी ना, ये न्यू हो जाएगा ना धागे की वजह से। तो अपने को ये निकालनी है एच हाइट। पेपर ना इजी है ना टफ है, जैसे क्वेश्चन कराए हैं वैसा है। लेंथ नहीं दे रखी यार, लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लेता हूँ मैं जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही। एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन इंटू टू जी ऊपर नीचे। हाँ ठीक है, तो और क्या चाहिए। अबे भैया इससे टकराने के बाद कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्या कह सकते हैं, टोटल इधर एनर्जी इक्वल्स टू टोटल इधर एनर्जी। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, है ना। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जो है हाफ m v स्क्वायर। तो टोटल इनिशियल फाइनल एनर्जी इक्वल रख दो 1/2 m प्लस m mv। तो भाई एक बात पूछ रहा था मैं तुमसे कि क्या कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है तुम केवल हाँ में हाँ मिलाते हो, तुम्हें समझ में कुछ आ नहीं रहा हो। हाँ मजाक नहीं कर रहा मैं। h इज इक्वल टू एम वी अपॉन m प्लस m अरे भाई कंसेप्ट हो गया ना, कंजर्वेशन, और इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लग गया, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लग गया। फेवरेट क्वेश्चन है नीट के जितने भी करा रहा हूं। अच्छा, इन द अबव क्वेश्चन find loss of kinetic energy। in the above question find loss of kinetic energy। भाई पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ कमी तो आई है यार टोटल, क्योंकि एनर्जी इसमें धसने में वेस्ट हुई ना, इसकी स्पीड कम हुई कि नहीं हुई, तो, है ना। अच्छा, धसने के बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में नहीं, ये नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको यहाँ पर यहीं पर, यहाँ पे निकाल दी है, यहाँ निकाल दी है।
टकराने से पहले और टकराने के बाद इसकी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। जब ये बुलेट टकराई इससे, तो टकराने से पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी और टकराने के बाद, बुलेट की स्पीड नहीं थी क्या? उसकी नहीं थी, वो तो लटका हुआ था। तो तुम्हें टक्कर होने से पहले, इसके धंसने से पहले और बाद में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये होगी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अरे तुम्हें आंसर किस में रखना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव में आ गया तो लॉस हो गया, पॉजिटिव में आ गया तो फायदा हो गया। माइनस प्लस का इतना मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी के केस में। अब लॉस निकालना है, तो जब हमने बोल ही दिया है कि लॉस पता करना है, मेरी बात समझना, जब हमने पहले ही लॉस बोल दिया तो माइनस तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गया ना, तो फिर तुम लॉस निकाले ना सीधा। योर लॉस, अब इसको सॉल्व कर लो। अब क्वेश्चन इसमें क्या आता है? अब क्वेश्चन आता है डाटा देने के बाद फाइंड परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या पूछेगा फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रैक्शनल लॉस के लिए पूछे तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसका पूरा वो बना ही लेते हैं। इतना ये क्लियर है ना? कई बार हम डिस्कशन करते हैं तो तुम्हारा दिमाग, तुम छूट तो नहीं जाते हो ना? ये आपस में क्या बात कर रहे हैं सब लोग? कहाँ हुई बेटा टोटल इनिशियल एनर्जी? ये जीरो पे था, ये तो चल रहा था, बुलेट तो चल रही थी, टक्कर होने से पहले यही तो उस पे था, रेस्ट पे, ये तो चल रहा था ना। हाँ, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम पूछ रहे हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ हाँ, इसको जरा सॉल्व कर लो, इसको कुछ नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम प्लस एम एम वी इंटू एम वी अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर, एम प्लस एम से ये कैंसिल, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर एम अपॉन एम प्लस एम। कॉमन ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर 1 माइनस एम अपॉन, ये आ गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या आ गया? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब पूछता क्या है? देखो अब पूछता क्या है? बाई व्हाट फ्रैक्शन, बाई व्हाट फ्रैक्शन। चीजें सब हो गई, पूछने का जो ढंग होता है ना बस वो उसमें फंसाता है। फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शनल लॉस, फ्रैक्शनल का मतलब होता है आपके पास 10 रुपये थे, कुछ गिर गए, तो आप बोलोगे सर मेरे 4 रुपये गिर गए 10 में से, तो फ्रैक्शनल लॉस कितना हुआ? 0.4। समझ में आई बात? तो फ्रैक्शनल लॉस क्या होगा? लॉस अपॉन इनिशियल, लॉस अपॉन इनिशियल। लॉस कितना हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर 1 माइनस एम अपॉन एम, एम प्लस एम अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। अरे और ये एम कौन सा है? छोटा वाला है ना। ये आपका फ्रैक्शनल लॉस आ गया, ठीक है। अब क्या चीज पूछा है तुमसे? परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस के लिए क्या करो? फ्रैक्शनल लॉस में 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार, अरे लॉस अपॉन इनिशियल इनटू 100, तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शनल, ये हो गया फ्रैक्शनल लॉस। फ्रैक्शनल लॉस में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आगे हमारा क्या? परसेंटेज लॉस। और ये भैया ये बहुत काम की चीज़ है यार,
यही क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द फ्रैक्शनल लॉस इन, कहीं भी। मैं आपको वो बातें करता हूं जो एग्जाम में आती हैं, ठीक है ना। तो उन बातों को, हर बात को बहुत ध्यान से समझा करो। लगभग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का आपका कंसेप्चुअल पार्ट खत्म। आप शीट देनी है, वो करना है, क्वेश्चंस करानी है, वो अब एक बात है कि अब आपका लेवल किस तरफ लेके जाना है। कंसेप्ट पूरा खत्म हो चुका है ना। रॉकेट वॉकेट करा दूंगा इसमें, मुझे पता ही चला क्या क्या तुम्हारा वो रह गया है। हाई फाई पढ़ने के चक्कर में बेसिक चीज़ नहीं छोड़नी है, ध्यान रखना, नुकसान होता है, फिर बता रहा हूँ। और जब हो जाता है तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम और कोई होता नहीं हमारे पास चारा मुस्कुराने के अलावा। तो ये कि चीज़ें कंप्लीट, मतलब ये आपका काम कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखना। एक एक बात, एक एक चीज़ मैं आपको, मैं फिक्स बता रहा हूँ, फिर मैं 99% क्वेश्चन यहीं से आएंगे तुम्हारे, बिल्कुल एक एक चीज़, लेकिन छोड़ नहीं एक भी चीज़ नहीं है। जैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फ्रैक्शनल लॉस, परसेंटेज लॉस, ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये आते हैं, इसमें बनते हैं इसी तरह के। अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा और उसको थोड़ा अच्छा बनाना होगा तो ये परसेंटेज लॉस कर देगा, फ्रैक्शन लॉस कर देगा। नहीं तो फिर सिंपल बनाना होगा तो इसकी कंबाइंड वेलोसिटी पूछ लेगा, जो पहला पार्ट था हमारा। और यही तो कॉम्प्लिकेशन हो गई कि आपको अगर परसेंटेज लॉस निकालना है तो आपको इतने बड़े प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा। उसमें क्या है, तुम्हारी उसके सारी कंसेप्ट चेक कर लिए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि एक क्वेश्चन ऐसा बनाएगा, एक क्वेश्चन नहीं उसका बनाएगा, ये फॉर्मेट रहता है क्वेश्चन। चलो भाई फिर चलते हैं, ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय। कल अपन क्या पढ़ाएंगे? अरे अभी तो अपने पास एक क्लास और ले सकते हैं हम। हाँ, अभी तो हमारे पास एक क्लास और बची है, उसको ले सकते हैं। हाँ, तो अभी तो पिक्चर ख़त्म नहीं कहाँ हुई है आज की। चलो भाई समाप्त किया जाए।